मांगना चाहिए। जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। पीएम ने कृषि कानूनों पर कुछ किसानों के बीच फैले भ्रम को दूर करते हुए कहा कि एमएसपी जारी रहेगी। ये हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता। और इसलिए मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। एपीएमसी मंडियों पर भी प्रधानमंत्री ने किसानों को भरोसा दिया और कहा कि नए कानूनों के जरिए किसानों को आजादी दी गई है। नए कानून में हमने सिर्फ इतना कहा है कि किसान अगर उसको फायदा नजर आता है तो पहले की तरह जाके मंडी में बेचे, और बाहर उसको फायदा होता है तो मंडी के बाहर जाने का उसको हक मिलना चाहिए, उसकी मर्जी को। क्या लोकतंत्र में मेरे किसान भाई को इतना हक नहीं हो सकता है? प्रधानमंत्री ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मसले पर भी किसानों से बातचीत की और कहा कि इसमें किसानों के फायदे के लिए प्रावधान किए गए हैं और समझौता करने वाले निवेशकों और कंपनियों पर सख्ती की गई है। नए कानून में हमारी सरकार ने फार्मिंग एग्रीमेंट के दौरान किसान को सुरक्षा देने के लिए कानूनी प्रावधान किए हैं। हमने तय किया है कि फार्मिंग एग्रीमेंट में सबसे बड़ा हित अगर देखा जाएगा तो वो उस किसान का देखा जाएगा। हमने कानूनन तय किया है कि किसान से एग्रीमेंट करने वाला अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री ने किसानों से अपील की कि वो भ्रम फैलाने वालों से दूर रहें और सरकार उनकी चिंता का निराकरण करने को तैयार है। अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। देश का किसान, देश के किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने नए कानूनों को गले लगाया है और भ्रम फैलाने वालों को दूर किया है। उन्होंने कहा कि नए कानूनों का फायदा किसानों को मिलने लगा है और आने वाले समय में यह फायदा और भी ज्यादा बढ़ेगा। कृषि बिल के समर्थन में केंद्रीय और उत्तर प्रदेश के मंत्री किसानों के बीच जाकर किसान बिल के फायदे बता रहे हैं। इतना ही नहीं, वो किसान भाइयों से अपील भी कर रहे हैं कि किसान इस बिल को ध्यान से पढ़ें। मेरठ पहुंचे केंद्रीय मत्स्य पालन व डेयरी विकास मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश गुड़ की मंडी है। कृषि बिल से पहले किसान मंडी शुल्क देकर शहर से बाहर अपना गुड़ ले जाता था, आज वो बिना मंडी शुल्क दिए देश में कहीं भी अपना गुड़ बेच सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से ही होती है। चीनी मिल और किसानों का गन्ने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है और किसान चीनी मिल को गन्ना बेचता है। एग्रीमेंट हमेशा फसल का होता है, जमीन का नहीं। जैसे पहले था वैसा अब भी जारी है, जमीन हमेशा किसान की ही रहती है। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों को सौहार्दपूर्ण वार्ता करनी चाहिए। प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने बताया कि नए कृषि बिल किसानों के हित में है और लगातार किसान उनका समर्थन भी कर रहे हैं। जो किसान समर्थन नहीं कर रहे हैं उनसे लगातार
लगातार वार्ता जारी है। उन्होंने किसान भाइयों से अपील की कि अगर उनको कोई शंका है तो वो वार्ता से उसका समाधान करें। मोदी जी जो विधेयक लेकर के आए हैं, कृषि सुधार के विधेयक, तमाम किसान आज खुले मन से उसका समर्थन कर रहा है। मैं उन तमाम किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, और निश्चित रूप से यदि किसान भाइयों के मन में कोई भ्रम की स्थिति है, कोई कंफ्यूजन है, तो लगातार देश के माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम तमाम प्रकार के विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और लगातार उन लोगों ने चर्चा की भी है, कई दौर में किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है, अब भी लगातार वो बैठक करने के लिए तैयार हैं। कृषि मंत्री जी ने कल ही किसान भाइयों को पत्र लिखा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे राजनीतिक दल जो खुद बोलते थे, राहुल गांधी जी स्वयं कहते थे एपीएमसी में हम संशोधन करेंगे, लेकिन उनके अंदर साहस नहीं था। वो किसानों का भला नहीं चाहते, किसानों के हित में फैसले करना नहीं चाहते। आदरणीय मोदी जी ने जब फैसला कर दिया, जब मोदी जी ने संशोधन कर दिया, जो खुद संशोधन की मांग कर रहे थे, आज वो परेशान क्यों हैं? वो परेशान इसलिए हैं, वो देश की तरक्की नहीं चाहते। देखिए, मैं किसानों से ये अपील करना चाहूँगा कि जो ये बिल हैं, ये किसानों के हित में है। अगर मैं अपने परिप्रेक्ष्य में देखूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के, तो मंडी से मतलब पड़ता है गुड़ का। हमारे यहाँ गुड़ मंडियाँ हैं। अगर मेरे गांव में एक किसान है, अगर उससे पहले उसे गुड़ मंडी में आना पड़ता था, 2.5% ड्यूटी देनी पड़ती थी, उसके बाद वो गुड़ को हरियाणा दिल्ली लेके जाता था। अब अपने गांव से बिना टैक्स दिए वो जहां उसका मन है वहां गुड़ को ले जा सकता है। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा फायदा है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जहां तक बात है, एक तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही है। गन्ना किसानों का शुगर मिल के साथ एग्रीमेंट होता है, शुगर मिल गन्ना खरीदती हैं, ये फसल का एग्रीमेंट है। इसमें जमीन कहीं शामिल ना पहले थी ना आज है। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले किसान सम्मान निधि किसानों को देने का काम किया, न एजेंडे में था, न किसी ने कभी मांगने का काम किया। एक नंबर 2, किसानों का ऋण उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख रुपए का ऋण उत्तर प्रदेश के अंदर माफ करने का काम किया। किसानों की आय को दुगनी करने के लिए सबक प्रयास किए, सस्ता बीज दिया, कल्टीवेटर्स दिए, कृषि ऋण उत्पादन पर 90% तक सब्सिडी देने का काम किया। लोगों की योजनाएं बना करके कृषकों की 100 किसानों का ग्रुप बना करके उनको सब्सिडी दिलवा करके उनकी प्रगति को, उनकी उन्नति के लिए काम करने का काम किया। और जितनी भी आवश्यकताएं थी उन सबको पूरा करने का काम किया। आज कुछ लोग जिनकी जमीन सरक गई है, जिनके पास धरती नहीं है, जिनको जनता ने नकार दिया है, ऐसे लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके उनको आंदोलन चलाना चाहते हैं, लोगों को समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कौशाम्बी दौरे पर आए प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रकाश शाही ने भरवारी में स्थित गोदाम का उद्घाटन किया और किसान मेले में आए हुए किसानों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने किसान के इस उज्जवल भविष्य पर रोशनी डालते हुए कहा कि हमारी सरकार ने किसान के लिए गोदाम बनाया है। किसान का माल अगर वाजिब दाम में नहीं बिकता है तो वह इसे बिना शुल्क दिए हुए 1 माह तक गोदाम में रख सकता है। भरवारी में 1000 मीट्रिक टन का एक गोदाम बनाया गया है 95 लाख रुपए के लागत से, जिसमें किसानों को अपने अनाज को 1 महीने तक रखने की निःशुल्क सुविधा प्राप्त होगी। जब वो मंडी में आते हैं और जब सही कीमतें उनको नहीं मिल पाती हैं, उस स्थिति में वो अपना भंडारण कर सकेंगे और जब सही कीमत आएगी तो उस समय वो उसको बिक्री कर सकेंगे। यह सुविधा यहाँ पर दे दी गई है। आज किसानों की गोष्ठियाँ हुई हैं जिससे किसानों की आमदनी दोगुना कैसे किया जाए उस पर चर्चा हुई, और जो नए 3 बिल कानून बने हैं वो किसानों के हित में हैं। कैसे किसान के यहाँ सुख और समृद्धि लाएंगे और उनके कृषि और किसानों की माली हालत का कैसे सुधार करेंगे, उसके बारे में किसानों को जानकारी दी गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने नुमाइश ग्राउंड पनवड़िया रामपुर में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 27 दिसंबर 2020 तक आयोजित किए जा रहे हुनर हाट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि देश की तरक्की के लिए आर्थिक दृष्टि से प्रगति जरूरी है। गरीबी का उन्मूलन हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हुनर हाट इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हुनर हाट में देश भर के स्वदेशी हस्तनिर्मित शानदार उत्पाद उपलब्ध
उपलब्ध है। हुनर हाट गांव के हुनरमंद लोगों को बड़ा मंच मुहैया करा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुनर हाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान को साकार करने के साथ ही स्वदेशी मिशन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि रामपुर में आयोजित हो रहे हुनर हाट में देश के कोने कोने के स्वदेशी दुर्लभ उत्पाद और देश के हर हिस्से से लजीज पकवान उपलब्ध हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कनक से लेकर के और कच्छ तक हर कोने से आए हुए दस्तकारों को आपने जो है वो हौसला अफजाई की है। मैं केवल इतने कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि सितारों के आगे जहां और भी है, अभी वक्त के इम्तिहान और भी है, तो उस वक्त के इम्तिहान में भी आपके सहयोग से जो है वो फिर से आगे पास होना चाहिए। और ये हुनर हाट ऐसे लखनऊ में जिसका योगी आदित्यनाथ जी, जैसे यहाँ पर नितिन गडकरी जी कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी, और सभी देश के अलग अलग हिस्सों में होगा। सभी देश भर के सैकड़ों दस्तकार शिल्पकार शामिल होंगे। और जैसा कि अभी सिद्धार्थ जी ने घोषित किया, मैं बहुत उसका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक जो घोषणा की है वो रामपुर के लिए, रामपुर के आसपास के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो। जो हमारा MSME विभाग है, हम लोगों ने Amazon.in, Amazon.com के साथ टाई अप करा हुआ है। हम लोग ने फ्लिपकार्ट के साथ किया है, eBay के साथ किया है, जो एक्सपोर्ट्स का करते हैं। अभी हाल में ही 3 दिन पहले एक श्रीलंका की वेबसाइट है cod360.com, उन्होंने भी हमारे ODOP के सब प्रोडक्ट लिए। ODOP भी हुनर ही है, तो उसके सब प्रोडक्ट्स लिए हैं। तो इस तरह से हम लोग मार्केट भी कर रहे हैं। और मैंने अपने भाषण में स्वयं कहा कि ODOP के कारण उत्तर प्रदेश की जो 35% जो एक प्रकार से 40,000 करोड़ जो निर्यात एक्सपोर्ट बढ़ा है, उसमें 80% का जो योगदान है वो ODOP का ही है। भारत ने वैश्विक महामारी कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई में महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की। देश में कोविड से ठीक हुए रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी का रुख लगातार जारी है। कोविड से ठीक हुए लोगों की संख्या 95 लाख से अधिक हो गई है। वहीं सक्रिय मामलों और संक्रमण से ठीक हुए मामलों में लगातार अंतर बढ़ रहा है। रिकवरी दर बढ़कर 95.40% हो गई है। देश में सक्रिय मामले घटकर 3.13 लाख हुए। वहीं ठीक हुए मरीजों की कुल संख्या सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में 30 गुना से अधिक है। भारत में मौजूदा सक्रिय मामलों की संख्या 3,13,831 है। सक्रिय मामले देश के कुल पॉजिटिव मामलों का केवल 3.14% है। पिछले 21 दिनों से नए मामलों की तुलना में नए ठीक हुए मरीजों की संख्या अधिक है। देश में कोविड के कारण रोजाना होने वाली मौत की संख्या लगातार घट रही है। पिछले 13 दिनों में इस बीमारी के कारण 500 से कम दैनिक मौत दर्ज हुई है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1,440 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में ही 1,584 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमित लोग जिनमें बीमारी के लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, वे सावधानी पूर्वक घर में रहकर आइसोलेशन में रहकर उपचार करा सकते हैं। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1,440 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 1,584 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 17,955 है। 17,955 एक्टिव केसेस में से 7,756 होम आइसोलेशन में हैं, अर्थात अपने घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। 1,796 निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी मरीज शासकीय व्यवस्था L1, L2, L3 के अस्पतालों में निःशुल्क अपना इलाज करवा रहे हैं। मैं बार बार इस बात को आपसे निवेदन करता हूं कि जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था प्रदेश में निःशुल्क है। जो भी खर्च आता है वो सरकार वहन करती है। इसलिए जांच करवाने में और अपना इलाज करवाने में कतई संकोच न करें और मन में ये भावना कभी न लाएं कि यदि मैं संक्रमित हो गया तो इलाज कैसे करवाऊंगा।
ये व्यवस्था बिल्कुल ही निःशुल्क है। हाथरस कांड में सीबीआई ने हाथरस के जिला न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसके लिए सीबीआई की टीम कल जिला न्यायालय पहुंची। टीम के साथ टीम लीडर डीएसपी सीमा पाहूजा भी मौजूद रहीं। सीबीआई ने SC/ST कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। गौरतलब है कि पिछले 2 महीने से इस केस की जांच सीबीआई की गाजियाबाद की टीम कर रही थी। इस सिलसिले में केस में अलीगढ़ जेल में बंद चारों आरोपियों का सीबीआई ने पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया था। 14 सितंबर के इस केस को 3 महीने से ज्यादा व्यतीत हो चुके हैं। उधर आरोपी पक्ष के वकील ने बताया है कि सीबीआई ने मृतक बिटिया के 22 सितंबर के मृत्यु पूर्व के बयान को आधार मानते हुए मामले के चारों आरोपी युवकों संदीप, रवि, लवकुश तथा राम कुमार के खिलाफ SC/ST एक्ट, गैंगरेप तथा हत्या की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की है। FIR में थे वही अब चारों आरोपी बनाए गए हैं और 302, 376A, 376D, 325 SC/ST एक्ट। इसमें जो संदीप जो पहले उन्होंने नामजद किया था, उसके बाद रवि को नामजद किया, उसके बाद और अलग बयान हुए, उनमें फिर 2 लवकुश और रामू को और बढ़ाया गया था। लेकिन पुलिस ने, सीबीआई ने ये पाया कि क्योंकि बैंक डिक्लेरेशन है उसमें जो लास्ट का 22 तारीख वाला बयान है, उसको बेस मानते हुए उन्होंने कहा ये कोर्ट के ऊपर छोड़ते हैं निर्णय और चार्जशीट चारों के खिलाफ दाखिल कर दिए। किन धाराओं में की है सर? अच्छा, किन धाराओं में किया है सर? ये 325 SC/ST एक्ट है, 354 है, 376A, 376D। हापुड़ में शुक्रवार को हैंडलूम नगरी पिलखुआ में केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह ने डायलिसिस केंद्र का उद्घाटन किया। डायलिसिस केंद्र के उद्घाटन से जनता को इलाज कराने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। उद्घाटन के बाद केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह ने केंद्र का निरीक्षण किया और केंद्र की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। जनरल VK सिंह ने कहा कि अभी तक हापुड़ क्षेत्र में कोई डायलिसिस सेंटर नहीं था, लोगों को काफी दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब डायलिसिस की सुविधा यहीं हापुड़ में ही मिलेगी और सरकारी अस्पताल में जो डायलिसिस होगी उसका पैसा सरकार देगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के समय में प्राइवेट अस्पतालों से अच्छा कार्य सरकारी अस्पतालों ने किया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही ब्लॉक स्तर पर सभी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। सरकार इस ओर तेजी से कार्य कर रही है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है, स्वास्थ्य सेक्टर, जिसमें बहुत लोगों की आवश्यकता है। पैरामेडिक्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और जैसे जैसे ग्रामीण और शहरी कौशल केंद्र जब खुलेंगे तो जरूर अपने लोगों को प्रोत्साहित करिएगा कि ये एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर आपको रोजगार बड़ी जल्दी मिल सकता है और रोजगार भी ऐसा जिसमें आपको संतुष्टि होगी। ये हेल्थ और वेलनेस सेंटर खुलने के बाद आप देखेंगे कि जो एक संरचना थी PHC को मजबूत करने की, वो और मजबूत होगी और आपको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आपके ब्लॉक लेवल पर आपके लिए मौजूद होंगी। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम होने से कंटेनमेंट जोन में कमी आई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियां तेजी से चालू किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। लगभग 8,18,000 इकाइयां कार्यशील हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मिशन रोजगार के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रदेश में संक्रमण कम होने से कंटेनमेंट जोन और में कमी आई है। लगभग अब 6,405 कंटेनमेंट जोन रह गए हैं। हॉटस्पॉट भी कम हुए हैं और प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां तेजी से चालू किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। लगभग 8,18,000 इकाइयां कार्यशील हैं। प्रदेश में जो पूर्व से चल रही इकाइयां थी उनमें कार्यशील पूंजी की समस्याएं, लगभग 4,37,000 इकाइयों को 11,100 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए हैं। प्रदेश में मिशन रोजगार के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को लगभग 400 करोड़ से अधिक धनराशि उनके खातों में हस्तांतरित करने का कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसमें कि जो महिलाओं के स्वयंसेवी समूह गाँव में बनाए गए हैं, जो कि न केवल इन महिलाओं के लिए बल्कि और जो इनमें कार्य कर रहे हैं उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं।
किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर बैंक किसानों के घर जाकर उनकी आर्थिक समस्याओं को समझते हुए उनका समाधान करने का प्रयास युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। इसी कड़ी में रायबरेली में भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा 18 किसानों को ऋण बांटा गया। ये ऋण 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्वयं सहायता समूह के साथ ही कृषि उपकरणों की खरीद के लिए किसानों को दिया गया। इसके साथ ही ऐसे किसानों को भी सम्मानित किया गया जो अपने ऋण खाते का बेहतर तरीके से संचालन के साथ ही बैंक के मानकों को पूरा करते हुए ऋण खाता संचालित कर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक के लखनऊ सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक अजय कुमार खन्ना ने बताया कि सरकार किसानों की इनकम डबल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। नई नई स्कीमों के माध्यम से अधिक किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिससे किसान व किसानी को भी देश के विकास की मुख्य धारा में लाया जा सके। वहीं किसानों ने बताया कि उनकी आर्थिक जरूरतों को समझते हुए सरकार उनकी मदद बैंकों के माध्यम से कर रही है। आज उन्हें किसान मेला में ऋण दिया गया है, जिसके लिए सरकार व बैंक को धन्यवाद दे रहे हैं। रिक्वेस्ट करके उन्होंने हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया और इस मशरूम खेती के लिए उन्होंने मुझे अपना बहुत बड़ा सहयोग दिया। स्टेट बैंक के किसान योजना आयोग में आई थी, लोन लिया था मैंने 22 लाख रुपए का और व्यापार चलाने के लिए इंटरलॉकिंग ऊंचाहार से मैं आई हूँ यहाँ पे लोन लेने के लिए। मुझे व्यापार चलाना था, मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने बैंक से स्टेट बैंक से लोन लिया है जो प्रधानमंत्री योजना के तहत मुझे मिला है। और मुझे जब भी प्रॉफिट होगा, मेरा प्रॉफिट उसमें बिजनेस में होता जाएगा तो मैं उसका वापस लोन चुकाती रहूँगी। और लोगों को स्टेट बैंक से लोन लेना चाहिए और ये बहुत अच्छी एक प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए बिजनेस करने के लिए जो सरकार ने चला रही प्रधानमंत्री योजना के तहत। बहुत ही अच्छा है, लोगों को आना चाहिए और इसमें योगदान देना चाहिए। उद्योग केंद्र से 25 लाख का प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी जी जो है, जिन्होंने मतलब ये देश के विकास के लिए जो कार्यरत हैं और बहुत अच्छी उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार योजना चला रखी है, जिसको हमने जो वहाँ बात किया और बात करने के बाद उन्होंने वहाँ से हमारा जो है लोन स्वीकृत किया जिला उद्योग केंद्र से और स्टेट बैंक में भेजा हमारी फाइल। और यहाँ भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। स्टेट बैंक में मैनेजर साहब ने जो भी छोटी मोटी फॉर्मेलिटी थी बताया था वो हमने सब पूरी की और आज हमको जो 22,50,000 का लोन जो स्टेट बैंक ने स्वीकृत किया और उससे अब हम काम शुरू करेंगे और भगवान चाहेंगे तो हम इसमें बहुत अच्छे से लोगों को रोजगार देंगे और खुद भी अपना अच्छा जीवन यापन करेंगे। मैं अजय कुमार खन्ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लखनऊ सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक। आज यहाँ एक लोन मेले का आयोजन किया गया और इस मेले के आयोजन का जो प्रयोजन है वो ये है, हालांकि हम हमारी शाखाएँ हर गांव में हर कस्बे में हैं और वो वहाँ वित्तीय सहायता देती हैं, लेकिन कई बार इसके बारे में जानकारी पहुँच पाना हर किसान तक, हर निवासी तक, हर कस्टमर तक इसकी जानकारी पहुँच पाना मुश्किल होता है। तो ये जो मेले आयोजित किए जाते हैं इसलिए किए जाते हैं कि ये जानकारी बड़े स्तर पर दी जा सके और जो लोग आएँ वो इसकी सुविधा लेके बाकी लोगों को भी बता सकें, इसीलिए आज मेले का आयोजन किया। जनपद बलरामपुर में लॉकडाउन के दौरान आम नागरिकों को सुरक्षा व सुविधा देने के लिए प्रशासन का सहयोग करने वाली एनसीसी छात्राओं को उनके बेहतरीन कार्य के लिए मुख्यमंत्री मेडल व नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिससे बलरामपुर क्षेत्र के लड़कियों ने आत्मविश्वास बढ़ा है। महारानी लाल कुंवरी महाविद्यालय की छात्राओं ने देश के आपातकाल जैसी स्थिति में न सिर्फ आम जनमानस की सेवा की थी बल्कि अपने प्राणों की परवाह न करते हुए कार्य में लगी रहीं। कोरोना काल के लॉकडाउन में जब लोगों को दिक्कत थी तब इन बेटियों ने बलरामपुर जिले में आगे बढ़कर लोगों की सेवा की थी। एनसीसी कैडेट के रूप में इन्होंने बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने, चिकित्सकों, पुलिसकर्मियों के कार्य में सहयोग कर देश सेवा के साथ ही लोगों तक सामान पहुंचाने तथा उन्हें कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए जागरूक करने का काम भी किया। के मामले में बहुत ही पीछे रहा है। उन्हें लगता है कि जो कार्य लड़के कर सकते हैं वो कार्य लड़कियां नहीं कर सकती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर लड़कियां ठान लें तो लड़कों से काफ़ी आगे निकल सकती हैं। जब मैंने एनसीसी ज्वाइन किया, मैं भी एक लड़की हूं, जब मैंने एनसीसी ज्वाइन किया तो मेरे मोहल्ले वालों ने काफ़ी कहा कि बहुत मेहनत पड़ती है, ये कार्य सिर्फ लड़कों का है, तुम नहीं कर पाओगी। लेकिन आज मैं उनके सामने एक सीनियर अंडर ऑफिसर की पोस्ट पर हूँ
और हमारे सीटीओ सर हमेशा कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर चाह है, तुम कर सकती हो, तो वो चीज़ कोई भी नहीं रोक सकता है। बाहर निकलने से भी डरते थे, तब हम लोगों ने वहाँ बाहर निकल के राशन की दुकानों पे और बैंकों में ड्यूटी की, जिसकी वजह से और लोगों को उत्साहवर्धन किया ताकि लोग बाहर निकलने से जो डरते थे वो निकलें और अपनी पूरी फैमिली की हिफाजत भी करें। उसके बारे में भी हम लोगों ने उनको समझाया, और ताकि इससे, और हमारे सीटीओ सर थे उन्हीं के उससे मनोबल उन्होंने हमारा लोगों का बढ़ाया, तभी हम लोग बाहर निकल सके। और हम तो यही कहेंगे हर लड़की की, कोई भी लड़की हो वो कुछ भी कर सकती है। एनसीसी के जो कैडेट्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करने के लिए बढ़ चढ़ के वॉलंटरली आगे आए थे, जिसमें उन्होंने काफ़ी सराहनीय काम किया था, जैसे कि खाने के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करने, बैंकों के बाहर लाइन कंट्रोल करना, रेलवे स्टेशन पे जब माइग्रेंट लेबर आए तो उनकी मैनेजमेंट में प्रशासन की हेल्प की। और ये पूरा काम बच्चों ने वॉलंटरली किया था, कोई उनके ऊपर प्रेशर नहीं था। और उस टाइम पे कोविड-19 का प्रकोप काफ़ी था, तो इन बच्चों ने काफ़ी अपनी खुद की सेहत पे रिस्क लेते हुए आगे बढ़ चढ़ के काम किया। और उनमें से मुझे बहुत खुशी है कि जिन बच्चों ने सराहनीय काम किया, ये बच्चे जो अवार्ड पाए हैं उन्होंने भी सराहनीय काम किया। इसके अलावा और भी बच्चे थे जिन्होंने आगे बढ़ चढ़ के काम किया। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एमएसपी के साथ नहीं होगी छेड़छाड़। अपनी सरकार की नीयत और नीति के आंकड़ों को बताते हुए विपक्ष पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा नए कृषि सुधार बिल हैं किसानों के हित में, मंडियों से बाहर बेचने की आजादी से उपज का मिलेगा सही दाम। देश ने कोविड वैश्विक महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में महत्वपूर्ण उपलब्धि की दर्ज। अब तक 95 लाख से ज्यादा लोग हुए कोरोना संक्रमण से ठीक। रिकवरी रेट पहुंचा 95.40%। और हाथरस कांड के आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। 3 अक्टूबर को प्रदेश सरकार ने की थी सीबीआई जांच की संस्तुति। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे, ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे, ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान